हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे, मैं यहाँ यूपी एपीयू के लिए आया हूँ, जिसकी डेट 10th ऑफ जुलाई को। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको जीएस पढ़ाऊंगा, जो कि 50 मार्क्स पे आते हैं। अक्सर क्या होता है, लॉ के स्टूडेंट के साथ जो दिक्कत है, वो लॉ तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उनका फोकस भी सारा लॉ पे रहता है। उनसे मिस क्या चीज़ होती है, जीएस। और मिस नहीं होती है, अक्सर छोड़ते भी हैं। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। लास्ट टाइम जुडिशरी का एग्ज़ाम मेरा जो प्री था, वो सिर्फ जीएस की वजह से हुआ था। जीएस में मैंने बहुत कम स्कोर किए थे, लॉ में मैं बहुत अच्छा स्कोर किया था। जिसके बाद से मुझे समझ में आया कि जीएस पे भी उतना ध्यान देना है, तो इसीलिए मैंने जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ा। तो कुछ किताबें पढ़ी, एनसीईआरटी को ऐसे अच्छे से घोल के पूरा पी गया। और यूपी ही नहीं, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, मतलब समझिए जितने भी स्टेट में एपीओ, जुडिशरी या पीसीएस होता है, मैंने उन सब के क्वेश्चन पेपर उठाए। फिर वहाँ से एनालिसिस किया कि कहाँ से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जीएस तैयार कराऊंगा। 10th ऑफ जुलाई को पेपर है, मैं 38 जून तक आपका जीएस कंप्लीट कर दूंगा। और सिर्फ कंप्लीट नहीं करूंगा, आपको प्रिपेयर करूंगा, बहुत अच्छे से तैयार कराऊंगा। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिसको जीएस से डर लगता है। हाँ, अगर आपको जीएस से डर लगता है, आपका जीएस नहीं तैयार है, आप जीएस में एकदम पुअर है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्यों? क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया हुआ ना जीके पे, लिटरली मैंने इतना मेहनत किया हुआ है जीके पे। ये मैं आपको, जैसे मम्मी सुबह नाश्ते में ब्रेड जैम सैंडविच नहीं देती हैं, आपको पढ़ने के बाद वैसा ही लगेगा कि अरे सत्यम भाई ये क्या था। सीरियसली मैं आपको यूपी एपीओ के लिए जीएस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराऊंगा। मैं आपको अपने पढ़ाने का तरीका बता देता हूँ। आप मेरे लेक्चर को सिर्फ सुनिए, अच्छे से सुनिए, और एक नोट्स प्रिपेयर करिए। नोट्स प्रिपेयर करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, यूपी एपीओ के बाद ही यूपी जुडिशरी की भी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। अगर आप यूपी, एमपी, बिहार देते हैं तो आपका जीके तैयार होना ही चाहिए। बिना जीके जीएस के सिलेक्शन नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर यूपी एपीओ का कट ऑफ 106 या 108। लॉ जो है वो 100 मार्क्स का ही है। अगर आप लॉ में 100 मार्क्स लाते भी हैं तो भी तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, प्रीलिम से आप बाहर हो ही जाएंगे ना। तो जीएस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ये क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ आपके लिए। मैं जीएस पूरा अच्छे से कवर करूंगा, और इस क्रैश कोर्स से आपको जीएस में 40 से 45 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। ऐसा किस लिए? लास्ट टाइम जो मुझसे गलती हुई थी जुडिशरी में, जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स रुका था, मैं चाहता हूँ ये गलती यूपी एपीओ में ना मुझसे हो ना आपसे। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? शैल वी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सत्यम शुक्ला है। मैं भारतीय विद्यापीठ से बीए एलएलबी कंप्लीट किया हुआ हूँ, और मैं आप ही की तरह जुडिशियल एस्पिरेंट हूँ। तो कभी ना कभी किसी ना किसी सेंटर पे आपकी और मेरी मुलाकात हो सकती है। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। हिस्ट्री तभी तक टफ लगती है जब तक हम उसे पढ़े ना। और हिस्ट्री पढ़ने का एक आसान सा तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको हिस्ट्री हलवा पूरी लगेगा। लिटरली एकदम हलवा पूरी कि क्या था पहले की। बस तरीका सही होना चाहिए पढ़ने और पढ़ाने का। ओके, आज हम शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत जिसकी शुरुआत 1206 से 1526 तक हुई। ओके, दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज आती हैं, 5 वंश आते हैं। जैसे स्लेव डायनेस्टी, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक,
चौथा सैयद, फिर लोडी। ओके, ये 5 डायनेस्टीज हैं जो दिल्ली सल्तनत में आती है। आज हम सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी के बारे में ओके, आज के लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा जिसमें आपको चीजें अच्छे से कवर हो जाए, अच्छे से समझ में आए। आज मैं आपको स्लेव डायनेस्टी पढ़ाऊंगा। स्लेव को ही बोलते हैं इलबारी, गुलाम। स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। चलिए, स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। पहले जो अरब और तुर्क थे उनका मेन मोटो क्या था? अपने धर्म मतलब मुस्लिम समुदाय का प्रचार करना। वो आते थे, मारते थे, लूटते थे और चले जाते थे। तो 1199 में पहली बैटल हुई थी टराइन की, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे। फिर दूसरी बैटल हुई 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे मोहम्मद गौरी से। तो मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद उनके 3 कमांडर थे, जिनका नाम, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक इसने ही स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की। सिक्स है 1206 में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की। अच्छा, स्लेव डायनेस्टी कहते क्यों है और स्लेव का मतलब क्या होता है? आपने बाहुबली देखी होगी ना, कटप्पा मामा, उनका क्या डायलॉग था? हमारे पूर्वज गुलाम थे, हम गुलाम हैं और हमारे वंशज भी गुलाम रहेंगे। सेम उसी तरह स्लेव का मतलब यहाँ पे वही है। उस टाइम पे ऐसा होता था, जो लोग गुलाम रहते थे उनके फिर आगे के वंशज भी गुलाम रहते ही थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था, उनका गुलाम था। इसीलिए आप ये अपने आप को गुलाम ही मानता रहा। अपने शासन काल में इनको मोहम्मद गौरी ने इनको टाइटल दिया था मलिक की, तो ये अपने आप को मलिक लगा दिए, लेकिन कभी सुल्तान नहीं लगाए। इसलिए इनको कभी दिल्ली का सुल्तान नहीं बोला जाता है, बस इन्हें फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इलबारी क्या है? जो लोग इलबारी से आए हुए थे उनको इलबारी कहते हैं। जैसे इल्तुतमिश, वो इलबारी से आया हुआ था, इसलिए इलबारी डायनेस्टी बोली जाती है। और एक, हाँ, एक और है, ममलूक। स्लेव डायनेस्टी को ही इलबारी, गुलाम और ममलूक बोला जाता है। स्लेव का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, इलबारी जो वहां से आए हुए थे, गुलाम स्लेव को ही बोलते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ममलूक का भी मतलब स्लेव जैसा ही होता है, लेकिन ममलूक में क्या होता है, ये ना अपने इंडिपेंडेंट पेरेंट्स के चाइल्ड रहते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो पेरेंट्स रहते थे वो अपने बच्चों को अमीरों को बेच दिया करते थे, और जो अमीर रहते थे वो खलीफा को ले जाके दे देते थे, जो ईरान और इजिप्ट में इनको एक तरह का एक मिलिट्री मैन की तरह ट्रेन किया जाता था। और जब ये मिलिट्री मैन की तरह ट्रेंड हो जाते थे तो इन्हें फिर राजा के यहाँ ले जाके दे दिया जाता है, फिर वो उनके सेना में भर्ती हो जाते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो भी ऐसा ही था, उसको ट्रेन किया गया, फिर मोहम्मद गौरी के यहाँ एज ए कमांडर के रूप में दे दिया गया। तो ममलूक का मतलब आपको समझ में आ गया? ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही बनता है कि सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी? तो स्लेव। दूसरी डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी दूसरा क्वेश्चन आएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। थर्ड क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श। लाख बख्श क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम ये भाई साहब लाखों के सिक्के, लाखों पैसे सब दान में दे देते थे, इसलिए वहां की जनता इन्हें
लाख बक्स के नाम से बुलाती थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। आपको एक बात और बता रहा हूँ, मैं पूरा जीएस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आए। ओके, इसलिए मैं आपको ऐसे पॉइंट्स वाइज बताता रहूंगा, जिसमें आपको पता चले क्या क्या क्वेश्चन है, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 5। इससे क्या होगा ना, आपका क्लियर रहेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या क्या है। अब मैं सिर्फ वही चीज पढ़ाऊंगा जो पेपर में ही आए। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिटल। आप किसी भी राजा या सुल्तान किसी के बारे में भी पढ़िएगा तो उसका कैपिटल जरूर याद रखिएगा। तो इनका कैपिटल था लाहौर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया क्या था, क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया था? सबसे पहले कुतुब मीनार। सबको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था, लेकिन नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ कुतुब मीनार की नींव डलवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की सिर्फ नींव डलवाई थी। अब किसके याद में? जैसे शाहजहां ने मुमताज महल के याद में ताजमहल बनवाया था, सेम वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु, इन मेमोरीज ऑफ हिज गुरु बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार की नींव डलवाई थी। मैं आगे बताऊंगा कि कुतुब मीनार को आगे कौन कंस्ट्रक्ट किया था, मतलब पूरा कुतुब मीनार किसने बनवाया था। ओके, दूसरा और क्या बनवाया था? तो एक मस्जिद बनवाया था जिसका नाम था कुवैत उल इस्लाम। और तीसरा 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसका प्रोनाउंसिएशन है 2.5 दिन का झोपड़ा, लेकिन लोग इसे बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। ये भी एक तरह का मस्जिद ही है और ये अजमेर में है। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक से आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन है क्या, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा, इनको लाख बक्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बहुत दानी आदमी थे, इन्होंने बहुत दान दिया हुआ था। 4 पॉइंट्स, कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिटल कभी मत भूलिएगा, तो लाहौर। फिर इन्होंने क्या क्या बनवाया था? तो कुतुब मीनार, उसकी नींव डलवाई थी। इन मेमोरीज गुरु बख्श, अरे सॉरी, बख्तियार काकी, और एक मस्जिद जिसका नाम था कुवैत उल इस्लाम, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि एक मस्जिद ही है और अजमेर में है। ओके, चलिए यहां तक समझ में आया आपको? जिसको भी किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन फंसे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या अभी लास्ट में मैं आपको अपना टेलीग्राम आईडी दूंगा, आप वहां पे आके डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको जो भी दिक्कत हो। आप बहुत टाइम ले रहा है कि रेस करने में, इतना तो नहीं लेना चाहिए मेरे को। हाँ, एक बात और, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई? तो ही डाइड हॉर्स पोलो। ये पोलो खेल लेते भाई, पोलो को क्या बोला जाता है? चौकन। इनकी डेथ हुई थी चौकन खेलते हुए। इनकी डेथ के बाद इनके जो बेटे रहते हैं आराम साहब, वो गद्दी पे आते हैं, लेकिन वहां की जो जनता रहती है वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो निकम्मा निकारा कैसे, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, वही समझ लीजिए। आराम शाह जो थे, वहां की जनता इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी। तो ये भाई साहब 8 महीना किसी तरीके से वहां पे शासन कर पाए। फिर इसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश कैसे आता है?
12 से 11 में आराम शाह को हरा के ये बनता है। इल्तुतमिश की कहानी कहाँ से शुरू होती है? इल्तुतमिश का जो कजिन ब्रदर था, सौतेला भाई, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्तुतमिश को बेच दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर इल्तुतमिश को अपना कमांडर बनाया और बाद में ही अपना सन इन लॉ भी बनाया। अगर क्वेश्चन आता है इल्तुतमिश कौन था और ऑप्शन दे दिया, तो इल्तुतमिश जो था वो कमांडर था और सन इन लॉ था। किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था। उस टाइम ऐसा होता था, जैसे जो भी सुल्तान या रूलर रहते थे वो ज्यादा पैसे वैसे तो नहीं दे पाते थे, मतलब किसी को, तो ऐसे जमीन का कोई टुकड़ा दे दिए, किसी राज का टुकड़ा दे दिए, जाओ। तो ऐसे भाई इल्तुतमिश को भी दे दिए कि जाओ तुम्हारी गवर्नर की जमीन ग्वालियर में है, तो इनको क्या बना दिया गया? ग्वालियर का गवर्नर। ओके, इल्तुतमिश यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का कमांडर और सन इन लॉ था। सेकंड क्वेश्चन, वो ग्वालियर का गवर्नर था। थर्ड क्वेश्चन, ही मेड हिज कैपिटल दिल्ली। देखिएगा, अगर क्वेश्चन आया कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले डायनेस्टी किसने स्टार्ट की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक था वो दिल्ली सल्तनत का पहला रूरल था, सॉरी, बट इल्तुतमिश ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान ऑफ दिल्ली। ऐसा क्यों बोला जाता है? जैसे मैंने पहले बताया ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपने आप को स्लेव ही मानता रहा, पूरे जिंदगी भर मोहम्मद गौरी का स्लेव ही बन के रहा। उनके जाने के बाद भी वो कभी अपने नाम के आगे सुल्तान लगाया ही नहीं, ठीक। इसलिए उसको कभी दिल्ली का सुल्तान नहीं माना जाता है। और उसने दिल्ली को अपना कैपिटल भी नहीं बनाया, उसने अपना कैपिटल लाहौर ही रहने दिया, उसने अपना कैपिटल दिल्ली बनाया ही नहीं। इल्तुतमिश जब आया तो उसने दिल्ली को कैपिटल बनाया। कैपिटल को जरूर अच्छे से पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया और उसको फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान ऑफ दिल्ली बोला जाता है। ओके, फोर्थ पॉइंट, इल्तुतमिश का रियल नेम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ओके, फिफ्थ पॉइंट, एक बात बता दीजिएगा, यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना? आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या लास्ट में मैं अपना टेलीग्राम हैंडल दे दूंगा, आप उस पर बताइएगा। ओके, हाँ, तो यहां तक हो जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का कमांडर और सन इन लॉ था, और साथ ही साथ ग्वालियर का गवर्नर था उसके पहले, और उसने ही दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई, इसलिए उसे मुस्लिम सुल्तान दिल्ली का बोला जाता है फर्स्ट। उसका रियल नेम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। जी हाँ, एक बात और, इसको आप सब नोट्स करते जाइएगा, एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि अगर आपका ये कवर हो गया ना, यूपी एपीओ अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं, अगर आप यूपी एपीओ अच्छे से तैयार करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं 60% पीसीएस जे का समझे तैयार हो गया। मैं सही बता रहा हूं। यही जीएस आपके जुडिशरी में भी आएगा, और यही जीएस आपके एपी यूपी में तो आ ही रहा है सेम। तो इसको अच्छे से नोट डाउन किए रहेगा, क्योंकि जब आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करें तो आपको जीरो से ना शुरू करना पड़े। बस अपने नोट्स देखिए, मेरे वीडियो को एक बार स्पीड में देख लीजिए, सब क्लियर, आपको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत ही नहीं। ओके, शमसुद्दीन became the first Muslim ruler of दिल्ली। शमसुद्दीन के बच्चे कितने थे? एक का नाम तो सबको पता है, रजिया सुल्तान। देखिए क्या होता है ना, जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ किए रहते हैं, जैसे आप कोई मेडल जीते हों या
लोगों के लिए बहुत ढेर सारे काम किए रहे हों, इतिहास सिर्फ उन्हीं को जानती है। हमें और आपको भी अगर हम कुछ अच्छा करके जाएंगे तभी इतिहास जानने की। वैसे ही रजिया सुल्तान को इतिहास जानती है, इनके लड़के को इतिहास नहीं जानती है। इनके लड़के का क्या नाम था? इनके लड़के का नाम था रुकुहुद्दीन। ऐसा नहीं है रुकुहुद्दीन ने राज नहीं किया था, इसने भी इसने भी 3 महीने ही रूल्ड 3 मंथ ओनली। इसके बाद रजिया सुल्तान को हैंड ओवर कर दिया गया। अब रजिया सुल्तान क्या थी? लड़की थी, और भाई लड़की कैसे रूलर हो सकती है, ये चिंता का विषय तब भी था, अब नहीं है। खैर अब तो लड़कियां लड़कों से बहुत आगे जा रही हैं, हम लड़के कुछ नहीं करते। चलिए मजाक की बात है। रजिया सुल्तान को लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए कुछ टाइम बाद दिल्ली से वापस आते समय बैरम खान ने इन्हें मार दिया। ऐसा माना जाता है कि रजिया सुल्तान बहुत अच्छे से राज की थी, और ये फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर थी। रजिया सुल्तान जो थी वो फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर थी। इल्तुतमिश, एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपको बताना भूल गया, इल्तुतमिश जो था वो इलबारी से था, इसीलिए इसे इलबारी डायनेस्टी भी कही जाती है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए यहां तक समझ में आया आप सबको? ठीक है, मैं आपका पूरा सिलेबस 38 जून तक कंप्लीट कर दूंगा, और उसके भी जैसे ही मेरी एक टॉपिक कंप्लीट होगी मैं एमसीक्यू ले लूंगा। फिर बाद में 38 जून के बाद आपको मॉक्स मिलते रहेंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा, और आपको जीके जीएस के लिए कुछ भी नहीं करना। जीके के लिए, करंट अफेयर के लिए मैं आपको पीडीएफ देता रहूंगा, या कभी बीच में एक लेक्चर ले लूंगा जिसमें मैं कवर कर दूंगा। जैसे कि कई लोगों की क्वेरीज है जीके कहां से और कितना तैयार करें, तो यूपी का पेपर अगर आप दे रहे हैं तो मिनिमम आपको 12 मंथ 12 महीने का करंट अफेयर आप किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते हैं भाई। यूपी है, यूपी बिहार अगर 15 महीने का पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जीके भी मैं आपका कवर कराऊंगा। जीके के लिए आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप उससे पढ़िएगा, और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां पे आइए। ओके, चलिए यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक कोई दिक्कत? ये तो एक आज का ना समझिए पहला लेक्चर है, ये एक तरह का डेमो है, ठीक है। अभी तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा ना आपको लगेगा यार ये तो हलवा पूड़ी है, ये जीएस है कि हलवा पूड़ी है, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया? स्लेव ऑफ स्लेव, स्लेव ऑफ ए स्लेव, ये किसे कहा जाता था? तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ ए स्लेव कहा जाता था। वहां की जो जनता थी वो इल्तुतमिश को अपना सुल्तान नहीं मानती। क्यों नहीं मानती थी? क्योंकि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो स्लेव थे, वो अपने आप को मोहम्मद गौरी का स्लेव मानते थे। इल्तुतमिश जो था वो भी उनका कमांडर था, तो वो भी उनका स्लेव हुआ, इसलिए उन्हें स्लेव ऑफ अ स्लेव कहा जाता है। मतलब वहां की जनता इनको अपना राजा मानने के, इनको अपना सुल्तान मानने के लिए तैयार है। फिर खलीफा, खलीफा जो थे 1229 में इनको एक उपाधि देते हैं। बताइए आप लोगों में से कोई बता सकता है क्या? खलीफा जो थे वो इनको एक टाइटल देते हैं। क्या टाइटल देते हैं बताइए जल्दी से। इनको टाइटल मिलता है सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम। भाई साहब को सुल्तान ए आजम का टाइटल मिल गया, वो भी खलीफा की तरफ से। अब क्या, अब तो हम हैं सुल्तान, आप मानो चाहे ना मानो।
एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ और एक नेक्स्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो भाई लाल बख्श था, तो सारे पैसे लाखों में उड़ा देते थे। फिर इल्तुतमिश के टाइम पे भाई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। अब क्या किया जाए? तो इल्तुतमिश जो था वो जो 50 सैन सैन्य राज्य जो थे, he started to make a rules, elects 50 military, 50 sorry जैसे कि उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो फिर इल्तुतमिश ने 50 सैन्य राज शासक, मतलब जो 50 शक्तिशाली राजा थे, उनके साथ मिलके एक अपना अलग ग्रुप बनाया। क्यों ग्रुप बनाया? क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गया था। उसको ही चहल की स्पेलिंग क्या होगी? CHAL, चहलगामी, चहलगामी। तो एक क्वेश्चन अगर बनता है, हु स्टार्टेड चहलगामी, हु स्टार्टेड चहलगामी, किसने शुरुआत की थी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था उसने ही चहलगामी की शुरुआत की। फिर इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे आप ना क्वेश्चन में ऐसे डालिएगा, जैसे भूल गया हूँ लास्ट में कितने क्वेश्चन हुए थे, उसके आगे मान लीजिए 5 पॉइंट्स वहां बने थे, फिर क्वेश्चन, तो ये 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन कि खलीफा ने उन्हें सुल्तान आजम की टाइटल दी। फिर 8 क्वेश्चन, उसने 50 सैन्य राज शासक के साथ मिलकर एक अपना ग्रुप बनाया। 7 क्वेश्चन, उसने ही 7 नहीं, ये एक ही है, इसको 6 में ले लीजिएगा, उसने ही चहलगामी की शुरुआत की थी। इसको आप मत याद करिएगा, ये क्वेश्चन में आपको आएगा नहीं, ऐसे नोट डाउन वाली कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका आएगा हु स्टार्टेड चहलगामी, क्वेश्चन में आ गया था हु वाज द फाउंडर या हु स्टार्टेड चहलगामी, तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बर्बन, बख्तियार काकी, तो आपको इल्तुतमिश पे टिक लगाना है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चलिए, इसने ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने ही इक्ता सिस्टम की शुरुआत की थी। इक्ता सिस्टम क्या होता था? जैसे और जो शासक थे वो मिलिट्री मैन को कुछ देते नहीं थे, खाना पानी मतलब मिलता था, तो इल्तुतमिश जो था वो अपने मिलिट्री को, अपने सैनिकों को खुश करने के लिए एक टुकड़ा दे दिया करता था, मतलब जमीन का या राज का टुकड़ा दे दिया करता था कि आप लोग उसमें मिल बांट के रहिए, अपना खाइए पीजिए। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ही था जो इक्ता सिस्टम की शुरुआत की। ओके, कितने क्वेश्चन हैं? 7, 8, 9। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कैपिटल है, लेकिन ये भी फिर इंपॉर्टेंट में ही आता है। इस इल्तुतमिश ही था जो पहली बार कॉइंस की शुरुआत की थी। तो कैसी कॉइंस की शुरुआत की थी? मतलब ही इंट्रोड्यूस फुल अरबिक कॉइंस। इल्तुतमिश जो था वो प्योर अरबिक कॉइंस की शुरुआत किया। और लास्ट क्वेश्चन इसमें इल्तुतमिश का ये लास्ट है कि उसकी डेथ कब हुई थी? ही डाइड 30 अप्रैल 1236। आपको क्लियर दिख रहा है ना? चलिए मैं इरेज करके यहां लिख देता हूं फिर से। He died 30 अप्रैल, यार मेरी स्पेलिंग गलत हुई है यार, इतनी गलती तो नहीं होनी चाहिए, चलिए मैं सुधारूंगा। अप्रैल ओके। ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश जो था वो बहुत सफल इंसान था, बहुत सफल शासक था, उसने अपने शासनकाल में काफी कुछ किया। आप देख ही सकते हैं, उसने सिक्कों की, अरबिक सिक्कों की शुरुआत की, फिर इक्ता सिस्टम की शुरुआत की, फिर चहलगामी की भी शुरुआत की, ठीक है, और सुल्तान आजम खलीफा की तरफ से उसे मिला ही।
उस टाइम के खलीफा जो होते थे भाई, अपने नाम के आगे खलीफा वही लोग लगाते थे जो बहुत ज़्यादा समझे जाए ना, जैसे आज के टाइप के लोग हैं, ये मत समझ लीजिएगा, जो अपने नाम के आगे लिखा लेते हैं चाचा विधायक है हमारे, या हम जैसे आजकल होता है नहीं, आजकल के छोड़िए जाने दीजिए, लोगों को क्या बताया जाए, कई पद संभालते हैं, उप महामंत्री, भैया जी के जन्मदिन में पूर्व विधायक जी के साथ फोटो लेने का अवसर प्राप्त हुआ, ये सब काम नहीं किया था, इसने बहुत बड़ा काम किया रहा होगा, इस वजह से सुल्तान आजम की इनको उपाधि मिली। ओके, यहां तक आपको समझ में आया? आगे कंटिन्यू करें। आज हम सिर्फ ना स्लेव डायनेस्टी ही पढ़े, स्लेव डायनेस्टी के बाद फिर कल हम खिलजी स्टार्ट करेंगे। इल्तुतमिश के बाद कौन है? देखिए हम वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चन आते हैं या जिनका नाम इतिहास में बार बार रिपीट होता रहा हो, जो यूपीपीसीएस या यूपीएससी या बीपीएससी, जुडिशरी, एपीओ में जहां इनके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इल्तुतमिश के बाद जो आता है उसका नाम था बलबन। बलबन, इसी को ही सेकंड फाउंडर ऑफ इल्बारी डायनेस्टी भी बोला जाता है। ओके, इसमें ज्यादा नहीं है, आपको बस यही जानना है कि सेकंड फाउंडर ऑफ इल्बारी डायनेस्टी और इसका रियल नेम क्या, पूरा नाम क्या था, तो गियासुद्दीन बलबन। ओके, सॉरी मार्कर को कुछ हो गया, चलिए मैं बाद में देखूंगा। और इसमें ब्लड एंड आयरन की सिस्टम शुरू की थी। सॉरी, तो बलबन में आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स मिलेंगे। बलबन जो था सेकंड फाउंडर ऑफ इल्बारी डायनेस्टी, और उसका रियल नेम जो था, मतलब पूरा नाम जो था, वो गियासुद्दीन बलबन, और ही स्टार्टेड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। स्लेव डायनेस्टी में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आएंगे। मैंने प्रीवियस ईयर के मैंने जैसे आपको बताया है कि मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से एनालाइज किए हैं, पीसीएस के भी और जुडिशरी के भी, एपीओ के, तो वहां से आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे, और बाकी जो थोड़े घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं आपको एमसीक्यूज में ले लूंगा। तो आपको जीएस के लिए बिल्कुल भी डरने की चिंता नहीं है। यार मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, आप मेरे लेक्चर देखिए, इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा वो सब देखिए, आप खुद कहेंगे कि जीएस तो एकदम समझ लो हलवा पूरी है यार, इतना आसान जीएस आसान नहीं है, आसान तरीके से पढ़ाना चाहिए। मैं आपको जैसे पॉइंट वाइज बता दिया कि पॉइंट नंबर 1 एक क्वेश्चन ये बनता है कि सेकंड फाउंडर ऑफ इल्बारी डायनेस्टी, सेकंड क्वेश्चन गियासुद्दीन बलबन, थर्ड क्वेश्चन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो इससे क्या होता है ना, दिमाग में बैठ जाता है, आपके सामने से छप जाती है कि अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन होता, सेकंड ये, थर्ड ये। ओके, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, या मुझे अपने पढ़ाने में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए आप जरूर बताइएगा। हाँ, थोड़ी लाइटिंग की यहाँ पे दिक्कत है, और आज मेरा मार्कर थोड़ा सा धोखा दे रहा था, तो मैं इसको सही कर लूँगा। हाँ, मैं आपको अपना फिलहाल के लिए आज ही मैं अपना टेलीग्राम बनाऊंगा, क्योंकि जो पुराना टेलीग्राम था किसी वजह से वो डिलीट हो गया है। ओके, थैंक यू।